हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू CBSE आपके 9th क्लास और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फिजिक्स के सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, इसमें CTET है, रीट है, HTET है, MPTET है, UPTET है, सुपर टेट है, यहाँ तक कि NTPC से लेकर UPSC तक जो टॉपिक होता है आपका जनरल साइंस, उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन है ये वीडियो आपको उस प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड द एक्साइटिंग सब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसी वजह से फिजिक्स सीखने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मैथमेटिक्स सीखें। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते तो आप बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। गैलीलियो जो एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खुद कहा था कि जो बुक ऑफ नेचर है दैट इज़ फिजिक्स, वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखी जाती है। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं समझते तो आप फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा ये जो मैथमेटिक्स होगा ये आपको 9th स्टैंडर्ड लेवल और 10th स्टैंडर्ड लेवल की जो फिजिक्स है ये मैथमेटिक्स उस लेवल तक की फिजिक्स को कवर करेगा। अब मैथमेटिक्स समझ के आप घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सारा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ मैथमेटिक्स के वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपको 9th और 10th की फिजिक्स पढ़ने के लिए आनी चाहिए। देखिए, आप जिस स्टैंडर्ड की फिजिक्स सीखना चाहते हैं आपको उसी स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आना चाहिए। जैसे अगर आप 9th और 10th स्टैंडर्ड लेवल की फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड लेवल का मैथमेटिक्स आना चाहिए। मैं फिर से कह दूँ, सारा मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ ही मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। आप उन्हें अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। या आप ध्यान रखिए जो मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं एकदम से आपकी फिंगर पर होने चाहिए। जब ये मैथमेटिक्स के टॉपिक आपकी फिंगर्स पर होंगे तो आप बड़े ही आराम से ईजी वे से इस मोस्ट एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक से समझें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और एकदम से इसमें परफेक्ट हो जाइए। तब मैं फिजिक्स स्टार्ट करूँगा, तब आपको पता चलेगा कि फिजिक्स इज द मोस्ट ईजी, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोग जानते होंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स से जो आप जानते हैं वो है आपका ज़ीरो, इसे बोलते हैं ज़ीरो। और एक और होता है टर्म आपका, दिस इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या? तो जब भी आप एक बार सुनते हैं इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। अब इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ओशियंस में वाटर की अमाउंट, तो हम कहेंगे जो ओशियंस है उसमें वाटर की जो अमाउंट है वो इन्फिनिटी है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ इन्फिनिटी? देन द इन्फिनिटी इज एनीथिंग विच आई से दिस इज इन्फिनिटी, इट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी लार्ज। सो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन्फिनिटी माइनस 100 क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी माइनस 100? तो आप कहेंगे जो रिजल्ट है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो रेट आएगा आपका इन्फिनिटी। और मैं आपसे कहूँ इन्फिनिटी प्लस 1000, तो ये भी रेट क्या होगा आपका इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि आप इसमें कुछ माइनस करिए या कुछ प्लस करिए, जो रिजल्ट है दैट ऑलमोस्ट रिमेन्स इन्फिनिटी। तो आप इसमें से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी करेंगे या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी करेंगे तो रेट आपका इन्फिनिटी आएगा। ओके, कुछ लोग ये कहेंगे कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आप ज़ीरो क्यों नहीं लिख रहे, आपने से इन्फिनिटी क्यों लिखा? तो आपको ये सही में आना चाहिए। जैसे मैं आपसे, मान लीजिए आपके पास 2 ओशियन है, मतलब आपके पास नहीं, ओशियन तो है, तो अगर 2 ओशियन है तो मैं आपसे बताइए 2 ओशियंस में वाटर की अमाउंट क्या होगी? तो आप क्या कहेंगे इन्फिनिटी।
मैं आपसे कहूँगा बताइए ए क्वेश्चन में वाटर की अमाउंट क्या होगी, तो आप कहेंगे इन्फिनिटी। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 2 ओशियन है जिसमें वाटर की अमाउंट इन्फिनिटी है, उसमें से एक ओशियन माइनस कर दी, इसमें भी वाटर की अमाउंट इन्फिनिटी, तो आप काउंट तो नहीं कर सकते कि वाटर की अमाउंट, उसका मेजरमेंट तो नहीं कर सकते कितनी है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज अगेन इन्फिनिटी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर इन्फिनिटी के साथ कोई भी एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं, द रिजल्ट इज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, बिकॉज द इन्फिनिटी इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर और आप इसे मेजर नहीं कर सकते। और भी इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स होते हैं इन्फिनिटी के साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/इन्फिनिटी। मैं आपसे पूछे बताइए 1/इन्फिनिटी क्या होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ को पता होगा। आप कहेंगे जो 1/इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बताइए वाई 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। 1/इन्फिनिटी 0 कैसे हो गया। तो इसका कोई बुक के अकॉर्डिंग या बुक में लिखा हुआ प्रूफ नहीं है, लेकिन ये छोटा सा मैथमेटिकल आर्गुमेंट जो दिया जा सकता है इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए, दैट वाई 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। और इसका फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है इसे भी समझिएगा। आप ध्यान दीजिए, जैसे 1/2 मैं आपसे पूछूं बताइए 1/2 क्या होगा, तो आप कहेंगे दिस इज 0.5। ऐसे मैं कहूँ 1/3 क्या होगा, दिस इज 0.33। मैं कहूँ 1/4 क्या होगा, दिस इज 0.25। अगर हम इसी तरह से कंटिन्यू करें तो ये 1/100 दिस इज इक्वल टू 0.01। गाइस अब आप लोग इस पर फोकस करिए। 1/2 की वैल्यू 0.5 आई, 1/3 का वैल्यू 0.33, 1/4 का वैल्यू 0.25। इसका मतलब जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, 1/100 की वैल्यू 0.01 है, इसका मतलब जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है वैसे वैसे आप देखिए जो रिजल्ट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो रिजल्ट होगा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसी तरह से अगर हम इस रिजल्ट को इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी कर देंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी, दिस इज 0। दैट्स वाई 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब दूसरा और मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जैसे 1/0। तो अगर हम साइड को चेंज करेंगे देन 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये भी एक मैथमेटिकल रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि हम तो फिजिक्स पढ़ने वाले थे, ये एकदम से बीच में कहाँ से क्या आ गया, हम क्या पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं जो मैथमेटिक्स आपको सिखा रहा हूँ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अच्छे से पढ़िए समझिए। मैथमेटिक्स का जो एक एक लाइन वर्ड लेटर मैं आपको सिखाऊंगा पूरी फिजिक्स में, अप टू 10th का जो लास्ट का लेक्चर होगा ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर लूँगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये आपको मैथमेटिक्स में पहले सिखाया था। आप फिजिक्स पढ़े हैं, आपने ये मैथमेटिक्स नहीं सीखा तो जो फिजिक्स है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग एक्साइटेड नहीं हो पाएगी। इसलिए मैथमेटिकल टर्म को अच्छे से समझिए। एक और मैथमेटिक्स मैं आपको रेट बताता हूँ जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे 2^0 कितना आएगा, हाउ मच। 2^0 क्या होगा, तो कई सारे स्टूडेंट्स आंसर देंगे सर 2^0 दिस इज इक्वल टू 1। मैं आपसे कहूँ 3^0 दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज 5^0 दिस इज इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे कि मैथ में रूल होता है कि जब भी हमें किसी की भी पावर 0 मिले तो रेट हमेशा 1 आएगा। लेकिन आपने सोचा ऐसा क्यों होगा, कि क्यों किसी की पावर 0 1 होगा, क्यों 5 की पावर 0 1 आया, क्यों 3 की पावर 0 1 आया। मैथमेटिक्स वाले कहते हैं कि किसी की भी पावर 0 हो राइट हमेशा 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस बात का आंसर दे दूं कि क्यों 2 की पावर 0 1 आया। ध्यान से देखिए, इस 2 की पावर 0 को मैं 2 की पावर 2 - 2 लिख सकता हूँ।
आप लोग एग्री करेंगे, दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट। और जब 2 माइनस 2 जाएगा तो 0 ही आएगा। इसे 2 की पावर 2, ये 2 की पावर -2 लिख सकते हैं। दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो जब पावर को ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। इसे 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर -2 को हम नीचे ले जाएंगे तो 2 की पावर +2। 2 की पावर 2 क्या हो गया, दिस इज 4। 2 की पावर 2 भी क्या हो गया, 4। 4 से 4 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 2 की पावर 0 तो जो रिजल्ट आपका क्या आ गया, 1 आ गया इस तरह से। और ये किसी के लिए भी होगा, जैसे मैं आप प्रूफ करना चाहेंगे 5 की पावर 0, तो हम इसे 5 की पावर कुछ भी लिखिए, 4 - 4 लिखिए। 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर -4 लिखिए, तो 5 की पावर 4 अपॉन नीचे से आप लेकर के आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। आप इस 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे और इसे भी आप 4 टाइम्स लिखेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, रेट आपका 1 आ गया। लेकिन क्या किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 आएगा? नहीं, किसी की पावर 0 हमेशा 1 ही आएगा। इसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये जो मैथमेटिक्स है इसमें एक छोटी सी साइंस रह गई, मैं आपको जो फिजिक्स में इसका यूज मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये रिजल्ट आपका कम हो रहा है। इसी फिजिक्स में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब उल्टा, कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा ये जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर हम इसे कम करते जाएं, जैसे 100 से कम किया 4 हो गया, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसके कम करने से वैल्यू बढ़ रही है, इसके बढ़ाने से वैल्यू कम हो रही है, तो ये जो रिजल्ट होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस बात पे आते हैं कि क्या किसी की पावर 0 हमेशा इन्फिनिटी होता है? किसी की पावर आप 0 लगा दें, सॉरी, कि किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है, मतलब हम किसी की पावर 0 लगा दें तो क्या रेट हमेशा 1 आएगा? तो आंसर इज नो। कुछ ऐसे भी मैथमेटिक्स की कंडीशन आप देखेंगे कि यहाँ किसी पर्टिकुलर नंबर की पावर अगर आप 0 लगाएंगे तो कोई जरूर नहीं कि रेट आपका 1 ही आएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। आपने कहा, मैंने आपको बताया सॉरी कि 2 की पावर 0 बनाया था अभी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था जो नंबर से आप उसकी पावर लिखेंगे तो 0 आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ बताइए 0 की पावर 0 क्या आएगा? या मैं आपसे कहूँ बताइए इन्फिनिटी की पावर 0 क्या आएगा? तो आप क्या कहेंगे कि इसका भी रेट 1 आएगा? तो आंसर है नो, ये रेट 1 नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन अराइज होता है ये 1 नहीं आएंगे तो ये रेट्स क्या आएंगे? तो इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा हूँ, बताइए 2 कितना आएगा? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सभी लोग आराम से आंसर दे सकते हैं कि सर ये 1 होगा। 3/3 क्या आएगा? दिस इज 1। 7/7 क्या आएगा? दिस इज 1। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो रेट हमेशा 1 आता है। एग्री करते हैं सभी लोग कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है रेट क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप कहेंगे रेट हमेशा 1 आता है। लेकिन 0/0 क्या आएगा? सोचिए जरा। तो 0/0 की वैल्यू क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि 0/0 1 लिखा जा सकता है? एक रेट और आप देखिए 1/1।
इज इक्वल टू 1। तो अब ध्यान सुनिए, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो रिजल्ट हमेशा कितना आता है 1। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 7 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से डिवाइड किया 1। इसका मतलब जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होंगे रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सीधी सी बात है कि 0.0 पे क्या आना चाहिए था 1। लेकिन आप ऊपर के रेट्स पर फोकस करिए, 2 को 2 से डिवाइड करके 1 आया, 2 से छोटा। 3 को 3 से डिवाइड करके 1 आया, 3 से छोटा। 1 को 1 से डिवाइड करके 1 आया, 1 के बराबर। इसका मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं वो या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं वो या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये 1/1 1 है, इससे छोटा तो नहीं आया। तो जो रिजल्ट होता है या तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होता है या जो रिजल्ट होता है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। या तो बराबर होगा या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, लेकिन उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। 2 को 2 से डिवाइड करके 3 नहीं आ सकता, 1 को 1 से डिवाइड करके 2 नहीं आ सकता, 7 को 7 से डिवाइड करके 8 नहीं आ सकता। तो जो रिजल्ट आता है या तो जो रिजल्ट आया या तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा या उससे हमेशा छोटा होगा, उससे कहीं बड़ा नहीं हो सकता। आप ध्यान दीजिए 0/0, अगर आप इसे 1 लिखते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि 0/0 अगर आपने 1 लिख दिया तो 1 0 से बड़ा है, और ये पॉसिबल नहीं है। बराबर आ सकता है या फिर छोटा आएगा, लेकिन कभी बड़ा नहीं आ सकता। यही वजह है कि 0/0 को आप 1 नहीं लिख सकते। लेकिन आप कहेंगे बराबर तो आ सकता है, तो एक काम करते हैं 0/0 को 0 लिख देते हैं। लेकिन अगर आप 0/0 को 0 लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप 0/1 को भी 0 ही लिखते हैं। तो क्या ये और ये एक ही बात है? आंसर बिल्कुल भी नहीं। 0/1 ये तो 0 आ चुका, 0/0 0 भी नहीं आएगा क्योंकि 0.10 होता है। तो आप 0/0 को 0 भी नहीं लिख सकते, छोटा आएगा। कैसे छोटा आएगा? तो क्या आपको कुछ लगता है ऐसा कि ये नेगेटिव में आ जाएगा? कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि 0/0 क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 0/0 कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर फिजिक्स में, मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारी मेहनत फिजिक्स के लिए है कि इसको इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाने के लिए चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे 0/0, अगर फिजिक्स में कहीं भी हमें ये डील करना पड़ रहा है तो 0/0 हमारे पास आ गया तो हम सीधा लिखेंगे ये जो रिजल्ट है डज नॉट एग्जिस्ट। ये रिजल्ट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसका सीधा सा मतलब होगा इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सेम स्टूडेंट्स इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के साथ है। आप कहेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो रेट 1 आता है, तो आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को 1 लिख दीजिए। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी -100 हो, नीचे वाला जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी +1000 हो, तब तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए। फिर तो आप जब सेम नहीं होंगे तो आप नहीं कह सकते ये बना होगा। तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेम ये भी एग्जिस्ट नहीं करता और इसका भी कोई फिजिकल सेंस नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर फिजिक्स में कहीं 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जैसी सिचुएशन आती है तो हम कहेंगे इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और ना ही इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये आपके रेस थे। हमारे जो रेस रह गए हैं अब मैंने प्रूफ कर देता हूँ, आप इस साइड में आ जाएंगे। 0/0 क्या होगा? तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं 0/0 को बताता हूँ। तो 0/0 को हम 0/2 -2 लिख सकते हैं।
इसे 0 की पावर 2 इंटू 0 की पावर -2 लिख सकते हैं। 0 की पावर 2 नीचे जाके 0 की पावर +2 हो जाएगा। दिस इज 0 इंटू 0 अपॉन 0 इंटू 0, 0 अपॉन 0 आ गया। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो 0 अपॉन 0 है, अभी आपको ये बताया गया है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसी वजह से 0 की पावर 0 इसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मैथमेटिक्स में जो होता है कि किसी की भी पावर 0 1 होता है, दिस इज नॉट ट्रू। 0 की पावर 0 कुछ भी नहीं होता। आप नहीं बता सकते क्या आएगा, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। सेम हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर ये इन्फिनिटी की पावर 0 होता तो ये इन्फिनिटी की पावर आपसे 2 - 2 लिखते। इन्फिनिटी की पावर 2 होती, ये इसे एक बार आप इन्फिनिटी की पावर -2 लिखते, फिर ये इन्फिनिटी की पावर 2, ये नीचे जाकर के इन्फिनिटी की पावर 2, ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया। अभी मैंने आपको बताया था दिस इज सेम, इसका भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मैथमेटिक्स में 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन 0 अपॉन 0 ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 ये भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर फिजिक्स में अगर हमें ये कहीं डील करना पड़ रहा है तो हम ये कहेंगे इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, ये था कुछ नंबर्स के साथ खेलना, नंबर्स आपके 0 इन्फिनिटी। तो इसके अलावा कुछ और मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, मैं एक बार में लिख देता हूँ। इसके बाद आपका है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में आपको सिखाऊंगा कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप ये कहेंगे सर ये मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कहाँ यूज होगा ये मैथमेटिक्स। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अभी जब आप ग्राफ सीखेंगे, जब हम मोशन में आपको पढ़ाऊंगा तो मोशन में जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्री में टर्म होता है टेन थीटा, उसकी जरूरत पड़ेगी, ये हमें पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट होता है ये भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना है। और जब आप वर्डन पढ़ेंगे तो उस सिचुएशन में आपको कॉस थीटा, ये एक मैथमेटिकल टर्म होता है कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है एक्चुअली में कॉस थीटा, ये आपको वहाँ यूज़ होगा। तो कुछ भी मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम से पढ़ लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, फिजिक्स में 100% काम आएगा, तो आप ध्यान से पढ़िए। तो उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस। इसमें आप पढ़ेंगे 3D, 2D और 1D। देखिए आपके यहाँ फिजिक्स में जो मोशन है दिस इज वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब जो मोशन होगी केवल एक ही एक्सिस पर होगी, इधर इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सिंगल एक्स एक्सिस पर मोशन होगी। टू डायमेंशन का मतलब होता है जब दो एक्सिस होती हैं, एक्स भी है और वाई भी है, उसे बोलते हैं टू डायमेंशन। लेकिन मैं आपको यही सिखा दूंगा, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि 3D क्या होता है। तो हम 3D सीखेंगे, उसके बाद 2D सीखेंगे, उसके बाद 1D सीखेंगे। 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज 1 डायमेंशन, दिस इज ओनली एक्स एक्सिस। तो एकदम सीक्वेंस से है, एकदम आराम से आप समझ जाएंगे, कोई टिपिकल नहीं है। हालांकि आपको जो फिजिक्स पढ़नी है वो ये पढ़नी है 1 डायमेंशन। लेकिन जब आप 10th क्लास में लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, या अभी मैं आपको 9th में साउंड में रिफ्लेक्शन पढ़ाऊँगा, तब हमें वहाँ एक वर्ड यूज़ करते हैं प्लेन। तो अभी मैं आपसे पूछूं बताइए प्लेन क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लेन एकदम से ऐसा, प्लेन का मतलब होता है एकदम चिकना सा और एकदम फ्लैट सा, आप कहेंगे वो प्लेन होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज नहीं है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में प्लेन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसके लिए हम 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। एक वर्ड होता है स्पेस,
देखिए मैं आपकी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो फिजिक्स होती है वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखी जाती है। अभी 11th और 12th की जो फिजिक्स होगी, बेसिकली मैं 11th और 12th के CBSE के बैचेस पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने ये जो 9th और 10th को पढ़ाने का कंसीडर किया है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका जो बेसिक फिजिक्स है उसे स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि जब बेसिक वीक रह जाता है तो फिर 11th-12th में काफ़ी दिक्कत आती है। और साथ ही साथ इसका जो दूसरा पर्पज है वो कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने का, जिससे वो अपना डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। तो एकदम से इजी है। 3 डायमेंशन का मतलब होगा इसमें 3 एक्सेस होंगी एक साथ, इसमें 2 एक्सेस होंगी, इसमें ओनली 1 एक्सेस होगी। ठीक है, डिटेल में आगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यही जनरली मैथमेटिकल टॉपिक है, और ये तो मैथमेटिक्स का टॉपिक होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एकदम से इजी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स को बस एकदम से घोट कर पी जाइए, समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स को इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड बनाने के लिए मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या सीखना है, आप में से कई सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो सीख लें। इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल यहाँ पर है आपका 90 डिग्री। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कुछ फॉर्मूले लिखे जाते हैं, जैसे सॉरी उससे पहले देखिए, ये मान दिया अगर ये एंगल मैंने माना है थीटा, इसे बोलते हैं थीटा। ये एक्चुअली में ग्रीक का लेटर होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ABCDEFG, इसी तरह से ये ग्रीक का लेटर होता है। ये ईटा, थीटा, चीटा, नीटा, कुछ इस तरह के लेटर्स होते हैं ग्रीक में। और हमारे यहाँ ABCD केवल 26 ही होती हैं, वो कम पड़ जाती हैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो हम क्या करते हैं बाहर से उतार ले लेते हैं। तो ये ग्रीक का लेटर आपका थीटा, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं मैं लिखने वाला हूँ। उससे पहले एंगल के सामने जो होता है टेन थीटा, थीटा के सामने से बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये जो होता है इसे बोलते हैं बेस, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस। तो एंगल के सामने जो होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका बेस। बेस का मतलब जो बॉटम पर है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अगर मैं इस वाले एंगल को कंसीडर करता, अभी ध्यान रखेंगे हम ये वाला एंगल लेते, तो इस एंगल के सामने ये होता परपेंडिकुलर, ये बनता बेस, और 90 डिग्री के एंगल वाला होता है हमेशा हाइपोटेन्यूस। सबसे बड़ी लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो इसमें कुछ मैथमेटिकल कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। एक्चुअली में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ाए जाएंगे। यहाँ आपको 9th और 10th की जो फिजिक्स बनी उसमें केवल आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ आप करेंगे। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, मैंने वहाँ यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा। पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा होता है कॉस थीटा, ये होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। तीसरा होता है आपका टेन थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये फिजिक्स में आपको बहुत काम आने वाला है। 9th क्लास की फिजिक्स हो, 10th क्लास की फिजिक्स हो, ये बहुत काम आने वाला है। टेन थीटा, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किया ए बी से, और हाइपोटेनस है आपका ए सी, या बेस है आपका बी सी, और हाइपोटेनस आपका फिर से ए सी, और यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और बेस है हमारा बी सी। ठीक है, क्या लॉ होता है इनका, ये भी आपकी सही में आ जाएगा जब हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे। तो आप ये मेमोराइज करें, साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, कॉस थीटा का ये, टेन थीटा का ये। इसके बाद है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके बाद एक्चुअली में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद आपका एक कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा भी होते हैं, लेकिन हमें फिजिक्स पे उनकी नीड नहीं है, मतलब अभी 9 और 10 की फेज के लिए उसकी नीड नहीं है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको जैसे बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद आपका होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड देन कॉट थीटा। तो जैसे मैंने आपको केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाए हैं जो हमें 9 और 10 की फिजिक्स में यूज़ होने वाले हैं, साइन, कॉस और टेन। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, मैं आपको वैल्यूज़ बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ये जो वैल्यूज़ होंगी ये केवल आपको साइन, कॉस और टेन की ही मेमोराइज करनी है, यही आपके लिए यूज़फुल होंगी 9 और 10 की फिजिक्स के लिए। एक्चुअली में जिस स्टैंडर्ड की आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं आपको उसी का मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो अगर आप 9th और 10th की फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो इस आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप 11th-12th की फिजिक्स पढ़ेंगे, जब मैं 11th-12th के बैचेस पढ़ाता हूँ CBSE के, तो उसके लिए मैं 12 स्टैंडर्ड लेवल तक का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। लेकिन जब आप NCERT पढ़ते हैं, बेसिकली दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ फिजिक्स, तो उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ाने के लिए आपको जो मैथमेटिक्स है वो बियॉन्ड 12 स्टैंडर्ड लेवल होता है। तो इसीलिए आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसमें हमें केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एंगल्स की वैल्यू मेमोराइज करनी है, स्पेसिफिक एंगल्स हैं। मैं ये एंगल बना रहा हूँ, तो एंगल आपका 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर साइन है, आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। साइन 30 जो वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, दिस इज रूट। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 होता है आपका 1। ठीक है, इसी तरह से cos 0, cos में cos 0 है तो आप इसका उल्टा लिख दीजिए, cos 0 होता है 1, cos 30 होता है √3/2, मतलब जो साइन 60 होता है, जो साइन 60 है वो cos 30 होता है, cos 45 1/√2, cos 60 तो वो जो साइन 30 दिस इज 1/2, और cos 90 दिस इज 0। उसके बाद टेन की वैल्यू आती है। ठीक है, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, आप उसे मेमोराइज कर लीजिएगा। जो टेन थीटा होता है दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आप साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो टेन की वैल्यू आएंगे। जैसे साइन 0 में कॉस 0 से डिवाइड कर देंगे तो टेन 0 आ जाएगा। तो साइन 0 क्या था 0, कॉस 0 क्या है दिस इज 1, और मैंने आपसे कहा था ये क्या हो गया, मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0, ये क्या बन जाएगा, टेन 0 की वैल्यू हो जाएगी, और साइन 0 कितना था 0, और कॉस 0 कितना था आपका 1, तो 0/1 दिस इज इक्वल टू
0। तो 0.1 को हम 0 लिख सकते हैं। उसके बाद tan 30, तो tan 30 के लिए आप क्या करेंगे, आप sin 30 की वैल्यू देखिए, आप cos 30 की वैल्यू देखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3। tan 45, उसके लिए क्या करेंगे, sin 45 देखिए ये रहा, cos 45 देखिए ये रहा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, राइट आ जाएगा, कितना आएगा, दिस इज 1। ऐसे ही tan 60 की वैल्यू देखने के लिए sin 60 की वैल्यू देखिए √3/2, cos 60 की वैल्यू देखिए 1/2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दिस इज √3। ऐसे ही tan 90, तो tan 90 आप देखेंगे तो sin 90 कितना है, अगर आप tan 90 देखना चाहते हैं तो sin 90 इसे डिवाइड कर दीजिए cos 90 से, तो sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, और अगर आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज इन्फिनिटी। अभी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो 1/∞ होता है दिस इज इक्वल टू 0। आप साइड को चेंज कर दीजिए, मैंने अभी आपको बता भी दिया कि क्यों 1/∞ 0 होता है। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ें आपको पढ़ाई जानी है उन्हें हम यूज़ भी करेंगे। तो 1/∞ 0 होता है, इसमें साइड चेंज करिए तो 1/0 दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इन्फिनिटी। अब ये टेबल आपको मेमोराइज करनी है। मैंने आपको बताया था हालांकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। ये टेबल बना लीजिए, इसे मेमोराइज करिए। नेक्स्ट आप देखिए, जो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको बताने वाला हूँ इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, जो फिजिक्स में इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। आप tan की वैल्यू पर फोकस करिए। tan की वैल्यू देखिए, चलिए tan से पहले sin देखते हैं। sin की वैल्यू में क्या होता है, sin की वैल्यू में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, देखिए sin 0 0 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 45 इस 1/√2। और आप ये ध्यान रखेंगे कि 1/√2 की जो वैल्यू आएगी, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो अगर आप इसे यहाँ पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी। √3/2 की वैल्यू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो उसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये रिजल्ट इससे बड़ा होगा, ये रिजल्ट इससे बड़ा होगा, और जो 1 है वो इससे भी बड़ा होगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी क्या होती है, वो बढ़ती है। कॉस में देखिए, कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कॉस की जो वैल्यू वो क्या होती है आपकी, कम होती जाती है। लेकिन टेन में भी आप ध्यान देखिए, जैसे जैसे टेन में एंगल 0 से 30 हुआ, वैल्यू 0 से बढ़ के 1/√3 हो गई। उसके बाद 45 हुआ, वैल्यू बढ़ के 1 हो गई। आप ध्यान की वैल्यू बढ़ रही है। √3 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, √3 होता है 1.732 और √2 होता है 1.414। तो ये वैल्यू आप यहाँ √3 की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगी ये 0 से बड़ी होगी, लेकिन ये जो 1 है, ये जो वैल्यू होगी ये 100% 1 से छोटी होगी, तो इससे ये बढ़ा रहा 1, इससे बढ़ा हुआ ये, और सबसे लास्ट में आपका बढ़ गई इन्फिनिटी, वेरी वेरी लास्ट नंबर, जो अभी मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में। तो 10 में ऐसा होता है कि साइन की तरह कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा, 10 की वैल्यू भी बढ़ती है। और ये फिर से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये फिजिक्स में मैं यूज़ करूँगा कि 10 में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, आप ध्यान रखेंगे 10 में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे 10 की वैल्यू भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।